नोटिस लिखने के लिए क्या वर्ड्स लीगल नोटिस लिखना ज़रूरी है? और क्या सरकार बिना किसी बिडिंग प्रोसेस के भी लैंड अलॉट कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सवालों के जवाब दिए एक ही जजमेंट में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ योर लॉर्डशिप्स। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही जजमेंट के बारे में जहां 125 एकड़ की ज़मीन का अलॉटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया कि सरकार को मालिक बन के नहीं बल्कि ट्रस्टी बनकर पब्लिक रिसोर्सेज का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इस मामले को पूरा समझते हैं। केस का नाम है कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट लैंड अलॉटमेंट। दो पार्टीज थी, पार्टी नंबर 1 कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट एंड अदर वर्सेस यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2025। बेंच 2 जज बेंच डिसीजन है ये, जस्टिस सूर्यकांत एंड एन कोतीश्वर सिंह का जजमेंट है। तो सबसे पहले ये मामला शुरू होता है 2003 में। 2003 में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट ने एक रिक्वेस्ट भेजी यूपीएसआईडीसी को 125 एकड़ की लैंड अलॉट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ फ्लोरिकल्चर। यूपीएसआईडीसी ने 2 महीने के अंदर अंदर ही अलॉटमेंट कर दिया, बिना कोई टेंडर के, बिना कोई बिडिंग प्रोसेस के। ये सबसे पहला रेड फ्लैग था। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अलॉटमेंट तो हो गया लेकिन एक्चुअल इशू अब स्टार्ट हुआ जब डिफॉल्ट होने लगे पेमेंट में। 2003 से लेकर 2006 के बीच में कई बार रिमाइंडर्स दिए गए पेमेंट के लिए, लेकिन कई बार इंटरेस्ट माफ़ करने के लिए कहा गया, ट्रस्ट ने पेमेंट्स नहीं दिए। तो क्या हुआ, यूपीएसआईडीसी ने 3 नोटिसेस इशू किए। पहला नोटिस था 2004 में 14 दिसंबर, दूसरा 2005 14 दिसंबर और तीसरा 2006 को नवंबर 13। तो ये जो लास्ट वाला नोटिस था ना 2006 वाला, इसी नोटिस को दोनों पार्टीज ने वैलिड नोटिस माना। बाकी इन दोनों नोटिसेस को ट्रस्ट ने वैलिड नोटिस नहीं माना। तो क्या हुआ, 2007 में यूपीएसआईडीसी ने अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके मैनुअल के हिसाब से 3 बार अगर लीगल नोटिस दे दिया है उसके बाद भी अगर पेमेंट में डिफॉल्ट होता है तो यूपीएसआईडीसी के पास राइट है, वो अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है। इसी के चलते ट्रस्ट ने सबसे पहले हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करी। हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी। हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया कैंसिलेशन और सुप्रीम कोर्ट का अभी ये प्रेजेंट इशू चल रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इशू क्या था, लीगल नोटिस का। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इवैल्यूएट किया कि क्या ये जो नोटिसेस दिए थे ये वैलिड नोटिस थे। ट्रस्ट का क्या आर्गुमेंट था, ट्रस्ट ने बोला कि मैनुअल के क्लॉज 3.04 सब क्लॉज 7 में ये लिखा है कि 3 लगातार नोटिसेस देने के बाद में अलॉटमेंट कैंसिल किया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट का ये कहना है कि सिर्फ एक ही लीगल नोटिस दिया 2006 में, क्योंकि वर्ड्स लीगल नोटिस सिर्फ 2006 वाले नोटिस में ही लिखे हुए थे। ऑन द अदर साइड यूपीएसआईडीसी का ये आर्गुमेंट था कि इन्होंने तीनों नोटिसेस क्लियरली मेंशन करते हुए दिए कि यहाँ उनका ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हुआ है और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ को क्लियरली मेंशन करते हुए तीनों नोटिस उन्होंने जारी किए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सबसे पहले व्हाट इज अ वैलिड लीगल नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये चीज़ बता दिया कि वैलिड लीगल नोटिस होने के लिए वर्ड्स लीगल नोटिस मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, कंटेंट क्या है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले लीगल नोटिस में आपके फैक्ट्स क्लियरली स्टेट होने चाहिए। दूसरी बात, ब्रीच क्या हुआ है ऑब्लिगेशन का वो क्लियरली मेंशन किया हो।
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ब्रीच होता है, तो क्या आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरली अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। इसी चीज़ को चलते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ यूपीएसआईडीसी ने तीनों नोटिसेस वैलिडली इशू किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक और डॉक्ट्राइन को समझाने की कोशिश करी, दैट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन क्या है, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। ये एक एंशिएंट प्रिंसिपल है जिसका ओरिजिन रोमन लॉ से हुआ है। आसान भाषा में कहूँ तो स्टेट जो है वो बेसिकली ट्रस्टी है कुछ ऐसे रिसोर्सेज का, जैसे कि स्टेट सी हो गया, फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, इनका स्टेट जो है वो ट्रस्टी है। तो यहाँ इन सब के प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन बनाया गया है। इसी चीज़ को चलते हुए ये इंग्लिश लॉ के अंदर भी आया और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी बन गया। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को राइट देता है एक्सेस करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज फेयरली। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अब यहाँ पर स्टेट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जब भी स्टेट किसी प्राइवेट एंटिटी को पब्लिक लैंड अलॉट करे तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, एक तो प्रॉपर इवैल्यूएशन करे और दूसरी चीज़ कंफर्म करे कि ये जो भी उसका डिसीजन है वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा हो। अब इस डॉक्ट्रीन को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लगाया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूपीएसआईडीसी ने जब 125 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट किए तब इस डॉक्ट्रीन का वायलेशन किया है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यूपीएसआईडीसी ने कोई ओपन बिडिंग नहीं करी, कोई पब्लिक में नोटिफिकेशन नहीं दिया और ना ही कोई इकोनॉमिक बेनिफिट का इवैल्यूएशन किया। ये इवैल्यूएशन भी नहीं किया कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन भी नहीं किया और ऐसे ही लैंड अलॉट कर दी बिना पब्लिक को नोटिफाई किए। इससे क्या हुआ? लॉस हुआ पब्लिक रेवेन्यू को और प्राइवेटली आपने किसी एक पार्टी को एक्सेस दे दिया और बाकी सब पार्टी के फेयर राइट ऑफ यूज को डिनाइल कर दिया। इसी सब को चलते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन का भी वायलेशन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर अलॉटमेंट्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस यहाँ जारी करी है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी फ्यूचर में कोई अलॉटमेंट हो, इंश्योर करे कि वो अलॉटमेंट ट्रांसपेरेंट हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो और फेयर हो। वो अलॉटमेंट ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस हो उसका और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अलॉटमेंट किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या स्टेट को इतनी ही ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए अलॉटमेंट में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लीगल एक्सप्लेनर्स के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।